हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर टीपू सुल्तान के शासनकाल तक यह वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को एक बार से नहीं, कम से कम 2-4 बार जरूर हफ्ते में देखते रहिएगा। आज मैं 250 सवालों का एकदम महान क्रांति की तरह लेके आया हूं, जिससे आप लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर रहिएगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने पीपीटी भेज दिया है, आप लोग लगा लिए होंगे। देखिए, कठिन परिश्रम लक्ष्य के प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। यदि साधन सही है तो साध्य बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात है, यह वीडियो एक बार में नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो लगातार देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप अपने कान में लीड लगा लीजिए, इत्मीनान से एक जगह बैठ जाइए, एक साथ याद करते चलिए, जिससे बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाए। इसको एक बार वीडियो यदि आप शाम को देख रहे हैं तो सुबह जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा जहर मत पालिएगा, क्योंकि पढ़ना आसान है, कलेक्ट करके रखना उससे ज़्यादा कठिन है। 250 सवाल है, थंबनेल में आप लोगों को मिल जाएगा। 250 सवाल को जितना जल्दी कलेक्ट कर पाए कर लेंगे हम लोग। और यदि आप लोग कहोगे तो फिर से इससे आगे नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास का, जिसको कहा जाता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से सवाल हैं, तो टीपू सुल्तान तक तो मॉडर्न इंडिया जा ही रहे हैं, उसके आगे टीपू सुल्तान के बाद भारत के आज़ादी तक का पूरा मैं वीडियो बना दूंगा। फिर से कह रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से टीपू सुल्तान के शासन तक पार्ट 1 वीडियो है ये। पार्ट 2 भी आप लोगों के बनाना पड़ेगा, पार्ट 3 तक जाएगा ये। और हम 200 सवाल को आज एनालिसिस कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं देंगे, सवाल को देखिए और तुरंत टिक करिए। नहीं याद है तो आप कहिएगा, यदि पढ़ने का इंतजार है आपको तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी तो उस बात को लेकर हेजिटेशन पे मत रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाला पड़ा हुआ, जिससे बोलने में थोड़ी सी संकोच नहीं करेंगे। बट ये है कि स्पीड कम हो सकती है, लेकिन आप पहली बार 1 की स्पीड के साथ साथ तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार 2 की स्पीड से ही देखिएगा, सवाल लग जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा बेटा, हड़प्पा, हड़प्पा, घड़प्पा, सड़प्पा ये किससे संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए, कितने लोगों को मेसोपोटामिया समझ में आ रहा होगा? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दूसरा सवाल देखिएगा, सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइएगा। ये सारा सवाल प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, आप लोग ज़्यादा परेशान मत करिएगा अपने आप को। सारा सवाल, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है बेटा? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? दूसरे नंबर सवाल का बताया, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से। इसी को आर्ट एंड कल्चर कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्य थी क्यों? गैर आर्य थे बेटा, कौन क्यों थे? इस सवाल के जवाब को पुटअप करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर होगा, उसकी अपनी लिपि होती थी, उसकी अपनी खेतरी व्यवस्था थी, उसकी विस्तार नर्मदा नदी के नहीं, वह एक नगरीय व्यवस्था थी। इस तरह से सवाल को हैंडल करना। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं? इस सवाल पर जवाब दीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या रहा है? पुरातात्विक खुदाई रहा है। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि सवाल यदि पूछेगा तो हूबहूब ऐसे ही उतारे जाएंगे। इससे आप डोंट वरी, ये मत कहिएगा फॉर्मेट भी चेंज होगा वर्ड का, तो मैं तो खुद कह रहा हूं नहीं चेंज होगा, सवाल ऐसे बनाए जाते हैं। इससे बेहतर सवाल आपको नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था बेटा? पत्तन नगर कौन सा था? 5वां नंबर सवाल का बताइएगा। लोथल हो जाएगा बेटा, कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर लोथल था। पत्तन नगर, पत्तन मतलब वहीं जहाँ पे जहाजें रुकती थी। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। चांदी का साक्ष्य कहाँ मिला था बताइएगा? हड़प्पा संस्कृति में मिला था। कहाँ मिला था बेटा? हड़प्पा संस्कृति में मिला था, और कहीं नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि सारा कुछ 200 सवाल हमने बनाया, 250 सवाल, तो आप समझ ही सकते हैं। बताइएगा कहाँ पे है यह लोथल? कहाँ है? आप लोग एग्जाम दिए होंगे, देखिए ऐसे ही सवाल आए होंगे, डायरेक्ट आता है। तो यह गुजरात में था बेटा। कहाँ पे था? गुजरात में था। कहाँ पे था? गुजरात में। एक जुते हुए खेत की खुदाई की गई थी। कहाँ पे? एक जुते हुए खुद की खुदाई कहाँ की गई थी? एक जुते हुए खेत की खुदाई कहाँ पे की गई थी? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 8 नंबर, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा है बेटा। कहाँ पे है? कालीबंगा में है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पे? तो कालीबंगा। सवाल डबल हो गया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, एक एक सवाल को बड़ा अच्छी तरीके से हम फॉर्मेट में याद करवाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा। 9 नंबर सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है?
तो वह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नान घर कहाँ था? देखिए ये सब सारा आप लोगों को जो विकास सर ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, सारा सवाल उसमें मिल जाएगा। बस आप उसको पढ़ लीजिए, इसको टेस्ट दीजिए, उसको पढ़ लीजिए, कुछ टेस्ट ले। इससे क्या हो जाएगा, वहां का पढ़ा हुआ यहाँ एनालिसिस हो जाएगा कि सवाल बनते कैसे, हमको लगाना कैसे। 10 नंबर सवाल का सिंधु सभ्यता स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाया गया था बेटा। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बताइएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? क्या सर यह गुजरात में स्थित है? नहीं। क्या पंजाब में है? नहीं सर। यह पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में नहीं है। यही सवाल आपसे उम्मीद किया जाता था। चलिए आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है बेटा? कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इस सवाल के जवाब को दीजिए। 12 नंबर सवाल है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन बताइएगा। ये हड़प्पा है बेटा। कौन सा स्थान है? हड़प्पा स्थान है जो पाकिस्तान में है। आप कहेंगे तो अभी बता देंगे हड़प्पा कितने दूर से कितना दूर फैला हुआ, सारा मैं बता देता हूं, लेकिन पहले सवाल को खींच लेने दो। जैसे हड़प्पा से जाएगा तो आप जितना नोट्स कहिएगा लिखवा देंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो 13 नंबर हो जाएगा, लोथल हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? लोथल। अभी अभी पढ़े गुजरात में सबसे बड़ा पतन है। देखिए कितना एक सीरियल से सवाल आते जा रहे हैं। एक सीरियल से, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? छोटे छोटे पॉइंटों को भी मैंने सवाल फॉर्मेशन में देखने के और दिखाने की कोशिश की है आपको, ठीक है ना। चलिए बताइएगा बेटा। तो आप लोगों को पता है लाल रंग का होता है, तो गैस भी मार सकते थे, लेकिन अभी कंफर्म हो जाओगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रकाश डालता है, तो बताइएगा। सवाल नंबर 15, पूरा तात्विक संबंध। देखिए ये सब शब्दवा से थोड़ा सा, पूरा तात्विक मतलब पुराने तत्व के आधार पर बेटा। तो ये कह रहा है कि ये सब शब्दवा यदि आपको अचानक मिल जाएगा ना बर्तन के मुहरों पे आधार, धार्मिक ग्रंथ तो नहीं मानोगे, लेकिन मुहर और इसमें कंफ्यूजन हो जाता, शिलालेख में कंफ्यूजन है। लेकिन अब तो एकदम डिट्टो कंफर्म हो जा रहे हो। सब सवाल में भी लगा लिया, पीपीटी में भी पढ़ लिया नोट से। अंग्रेजों ने रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैतवाड़ी या बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया था? इस सवाल का जवाब दीजिए। 16 नंबर, अंग्रेजों ने रैतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मद्रास में। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पे है? बताइएगा। बृहद स्थल बेटा हरियाणा का नाम सुने हो कि नहीं? हरियाणा बेटा, हरियाणा। और हिसार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिसार का। यदि नहीं समझ में आ रहा तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा बेटा, बहुत बड़ा है राखीगढ़ी, ठीक है ना। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसका? मुझे भी पता है, आपको भी पता है। रिवीजन मोड में हो, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो बिल्कुल एकदम कान में लीड लगा के आराम से इत्मीनान से छत के ऊपर आनंद लेते हुए लगाते रहिए। सवाल नंबर पशुपति का है। किसका है बेटा? पशुपति का। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आप लोगों को पता होगा किसकी नहीं हुई है, बहुत जल्दी बताइएगा। तो वह लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वह लोहा का प्राप्ति नहीं हुई है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था या कब किया गया था? ऐसे सवाल ये देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन ऑप्शन यही रहेगा। बताइएगा कौन था? तो आप लोगों को पता चल गया होगा, वह भारत होगा। कपास के बारे में भारत आज भी बड़ा नाम लिख। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? बताइएगा। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो बताइएगा। वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। किसके माने जाते? कहते हैं इंद्र के, वज्रपात और माने जाते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता? महाजनी प्रथा बेटा, महाजनी प्रथा। 22 नंबर सवाल है। महाजनी प्रथा में शतपथ ब्राह्मण में मिलता है बेटा। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखिए सब सवाल यदि आ जाए ना तो बहुत अच्छे अच्छे लोग खाली हो जाते हैं। वो बनाएगा उपनिषद को देगा, लेकिन यहाँ देख लेना ऑप्शन क्या जा रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते? देखिए इस पीपीटी को बनाने में बहुत समय लगता है, रियली बताएं एकदम खून निकल जाता है, लेकिन इसका फीडबैक मेंशन नहीं करते हैं, बड़ा बुरा लगता है। देखिए दान पत्रिका के रूप में बस आप लोग सब्सक्राइबर और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। दान पत्रिका में गुरुजी से कभी भी शिक्षा फ्री में नहीं लेना चाहिए, तो ये सब तो आप लोगों को पता है। सवाल नंबर 23 का जवाब दीजिए। ब्राह्मण हो जाएगा बेटा। कौन सा वेद ग्रंथ था? ब्राह्मण था। आगे बढ़िए। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सवाल दीजिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। आपको पता होगा, लेकिन 100% क्लियर तो हो रहे हो, रिवीजन तो होता है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री है बेटा। ये थोड़ा सा ऐसे भी मिलेगा आपको, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं सविता मिलता है, कहीं सावित्री मिलता है, नवा मंडल मिलता है, सब सारा हमने बताया हुआ है।
लेकिन हम तो यहाँ पे महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी, बहुत अच्छा सवाल है। 26 नंबर, तो यह कितने दिन तक चली थी बताइएगा, तो यह 18 दिन तक चली थी। कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक चली थी, इससे ज्यादा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है बेटा? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नमो उल्लेख मिलता है? 27 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा, तो उस सवाल का नाम ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? वो पूछ रहा है कितनी सूक्तियां हैं, मतलब पढ़ने का, तो सूक्तियां रिवीजन कर लीजिए। 28 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 1024 भी है, 1020 भी है, 1028 भी है, तो ये देख लीजिएगा 28 हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, 1028 है। 1028 बोली तो रहे हैं, ये गलत है बेटा। 1028 तो है यहाँ पे, मैंने सोचा है नहीं इसलिए मैंने उस पे लगा दिया। 1028 का 28 सही है। ऋग्वेद है अष्टोतंत्र का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, कथाओं का संकलन है। 29 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा बेटा। संत स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर देखिए, ये सब शब्द आपको ना किताबों में भी नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन में ही ऐसे शब्दों का आत्मसार, आत्मभेद, मिलन, संपर्क बनाया जाता है, जिससे आपको इसीलिए एनालिसिस किया जाता है। देखिए 29 सवाल हम लगा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। देखिए ये सब सवाल इतना ढांसू रखता है एसएससी ना, एसएससी या कोई भी एग्जाम इतना बढ़िया बना के रखता है कि दिमाग में ठंडा हो जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण होते हैं बेटा। देखिए ब्राह्मण के प्रकार देख लीजिए, आप लोग खुद ब्राह्मण के प्रकार देख लीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण से गोपथ बेटा, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। बताइए गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल। 31 नंबर, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है बेटा? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? 32 नंबर नहीं है क्या? 31 नंबर आ गया। चलिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है बेटा? उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन होता है। कहते हैं ना दर्शन दे दीजिए, उपनिषद भगवान के दर्शन करवाते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेदिक पर आधारित है? बताइएगा किसका संकलन ऋग्वेदी पर आधारित है? 32 नंबर इधर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कौन से पे है बेटा? सामवेद है। कौन सा है? सामवेद है या सामवेद? इस पे मत जाइएगा। यूपी ट्रिपल एससी 1917, ये सवाल हर जगह पेस्ट कॉपी किए जाने वाले हैं। आपको थंबनेल में देखा भी होगा, बार बार पूछे जाने वाले। एक तो एक सवाल लगा हुआ, पूरा लगवा दे तो सवाल कम, पूछने का जगह ज्यादा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो भाई उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। उपनिषदों का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? बताइएगा। सर्वाधिक वर्णित का मतलब समझ रहे हो, बार बार नाम लिए जाने वाली नदी का नाम बताइएगा। आरंभिक बेटा 34 नंबर सवाल, तो वह सिंधु नदी है बेटा। देखिए सरस्वती नदी नहीं है, हाँ मान्यता जानता होती थी। यदि सवाल में आ जाता तो आप लोग गलत कर जाते कि नहीं कर जाते, लेकिन आप कंफर्म हो गए सर। आरंभिक वैदिक काल मतलब हड़प्पा हड़प्पा का भी नाम लोगे तो पूजा तो सरस्वती की जा रही थी, लेकिन नाम सबसे ज्यादा इन्हीं की ले गई थी। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? 35 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, तो वह अफगानिस्तान हो जाएगा। तालिबान, अफगानिस्तान, आईएसआई का सारा लंबा चौड़ा रहता है। इतिहास से सवाल यहीं से बहुत अच्छा पूछता है, क्योंकि ये जो तालिबान है ये सब या ऐतिहासिक परिदृश्यों को बस वो अपने धर्म से संबंधित को आगे बढ़ावा देते हैं और को समाप्त करते हैं। ठीक है ना? चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में निश्चक किस अंग का आभूषण है? बताइएगा बेटा। आभूषण है, जल्दी बताइए। 36 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 36 नंबर सवाल के जवाब, 36 नंबर सवाल के जवाब हो जाएंगे गला का बेटा। किसका हो जाएगा? गला का अंग था। ठीक है ना? ऋग्वैदिक काल में निश्चक किसका? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ? कहते नहीं सदिया विवाह करते समय गोत्र कौन से हो भैया, गोत्र कौन से हो, तो बताइएगा। गोत्र का सबसे पहले ऋग्वैदिक में शब्द का उल्लेख किया गया। किसमें किया गया है? ऋग्वैदिक में किया गया। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता थी बेटा। 38 नंबर सवाल का बताइएगा। वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो वह प्राकृतिक पूजा था। और क्या हो सकता? मूर्ति पूजा, धर्म प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक यज्ञ और पूजा थे। पहले के लोग यज्ञ बहुत ज्यादा करते थे। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बताइएगा किस में सबसे ज्यादा विश्वास करती थी? तो बोलिएगा बलि और कर्म कांड पे सबसे ज्यादा विश्वास देती थी। बलि और कर्म कांड पे सबसे ज्यादा बलि दिया जाता था, और कर्म कांड पे खासकर अब तो खत्म हो गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे? ऐसा सवाल आ जाए तो बड़े अच्छे। नमो नहीं पता होगा, परुड़ श्रेणी हो जाएगी बेटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर देखिए। प्राचीन काल में आर्यों के जीव उपार्जन का मुख्य साधन क्या होते थे? 41 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 41 नंबर,
सवाल नंबर 1 कृषि होता था। देखिए तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, शिकार में आ जाओगे, फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पे अब एकदम बिल्कुल डिट्टो क्लियर हो गए हो कि अब फंसने की जरूरत नहीं है। अब तो आगे उन्मुखता ही उन्मुखता विशाख करते हुए। ऋग्वैदिक में उल्लिखित एवं शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बताइएगा। 42 नंबर सवाल, ये हर सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो 42 का बेटा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, लोकप्रिय बेटा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, 43 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। वंश परंपरागत राजतंत्र पे विश्वास करते थे बेटा। देखिए इस शासन प्रणाली की बात करें, कंफ्यूजन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, तो वंश और परंपरागत पे थे, प्रजातंत्र गणतंत्र निरंकुश तो होते नहीं थे। लेकिन आप कहाँ कंफ्यूजन होते, निरंकुश और इसमें कंफ्यूजन हो जाते, इसीलिए ये सवाल बनाए गए थे। ऋग्वैदिक जनसभा में न्यायिक कार्यों से संबंधित कौन था बेटा, न्यायिक कार्यों से संबंधित कौन था, तो न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा होता था, समिति नहीं होती थी, सभा के बाद समिति बनाई जाती थी, इसलिए नहीं है। कंफ्यूजन होते आप, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन मैंने दूर करा दिया। ऋग्वैदिक धर्म था बेटा, क्या था ऋग्वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म था, क्या ऋग्वैदिक धर्म था, बताइएगा इस सवाल के जवाब। ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था, तो वह बहुदेवतावादी था बेटा। कौन सा था, बहुदेवतावादी ऋग्वैदिक धर्म था, क्योंकि 84 लाख तो आपको पता ही है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, बस इसी को रिवीजन करते रहिएगा। डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन के फॉर्मेशन भी आपको मिल गए हैं। रिक्त सूक्तियां समर्पित हैं तो इंद्रदेव को सबसे ज्यादा है, ठीक है ना बेटा, किसको है, इंद्रदेव को सबसे ज्यादा समर्पित है। चलिए 47 नंबर सवाल का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है, बताइएगा बेटा। निरंजन नदी पे ही उन्होंने क्या दिया था आप लोगों को, इससे पहले मैंने वीडियो में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को यह बौद्ध के बारे में जितने सवाल बनते हैं 20-25 मिनट का वीडियो मैंने बता दिया। 47 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। बौद्ध गया है बेटा, वो कौन सी जगह है, तो बौद्ध गया है, कौन सी जगह है, बौद्ध गया है। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने जाते थे, तो बताइएगा गौतम बुद्ध किस रूप में जाने जाते थे। 48 नंबर सवाल, तो यह बुद्ध के नाम से जाने जाते थे, किसके नाम से जाने जाते थे, बुद्ध के नाम से जाने जाते थे बेटा, बुद्ध के नाम से जाने जाते थे। अब बताइएगा बुद्धों का परिनिवारण, आप 10 मिनट का वीडियो देखिएगा, ये सब सवाल आपको 100% समझ में आएगा। परिनिवारण कहाँ प्राप्त हुआ था बेटा, परिनिवारण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बताइएगा परिनिवारण का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आप जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, 12-13 मिनट का वीडियो है, उससे ज़्यादा बुद्ध के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, कुशीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशीनगर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था बेटा, कहाँ दिया था, सारनाथ में। बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे बेटा, कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, बताइएगा बेटा, किसके राज्यकाल में आए थे, तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। किसके आए थे बेटा, उदयन के राज्यकाल में आए थे। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, देखिए बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है कि नहीं, यदि चलता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए। देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, अभी तक कमेंट नहीं किया कि क्लास कैसा लग रहा है, जरूर किया करिएगा। नागा अर्जुन कौन थे बेटा, बताइएगा। 52 नंबर सवाल, देखिए 10 मिनट भी नहीं होगा, हम लोग पहुंच गए। 52 नंबर सवाल पे बताइएगा नागा अर्जुन कौन थे, एक बौद्धिक दार्शनिक थे बेटा, दार्शनिक थे, एक बौद्धिक दार्शनिक थे, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं था। बुद्ध के जीवन को किस घटना को महा अभिनिष्क्रमण कहा जाता है बेटा, बताइएगा। महा अभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उनका मतलब होता है घर गृह त्याग देना बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए ये भी सवाल आप लोगों को बना के थोड़ा सा मजाक नहीं किए हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लुम्बिनी में होता है। देखिए हम कुछ भी समझा नहीं रहे, बस आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ऐसे ही तो सवाल आते हैं, इसीलिए इस सवाल को देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, देखिए कितना बढ़िया सवाल है, उन्हीं से संबंधित सवाल है। 55 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। माल्लो के रूप में हुआ था, किसके बेटा, माल्लो के रूप में हुआ था। आगे बढ़े, गुड सवाल। जितने लोग लाइक नहीं किए पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट लिखिए इस क्लास कैसा लगा है, नेक्स्ट क्लास कौन सा चाहिए, पहले कमेंट करिए तब आगे सवाल का जवाब दीजिए। पहले कमेंट करिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं पता है नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आगे के वीडियो को बनाने के लिए जरूर गाइडेंस अपना यहाँ पे मेंशन करा करिएगा। चलिए बेटा सवाल आगे लगाइए, क्या आ जाएगा, 56 नंबर का बताइएगा। 56 नंबर का सुबुद्ध हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सुबुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। दीक्षा लेने का अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा सुबुद्ध,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश बुद्ध जी ने कहाँ दिया था? तो बेटा श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र पप पंथ सूत्र धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहाँ पे दिया था? बेटा भैया उठ जाया करो, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। देखिए अब यही शब्द है, यदि ये रख देता तब वो दिमाग ठंडा हो जाएगा, ये रख देता तो कुछ बातें समझ में आती हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आती, तो सारनाथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? सारनाथ हो जाएगा। देखिए बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्धिक संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी मैंने मेंशन कराया, जाके मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो है बेटा, जीवन बदल देगा। बुद्ध जी से कोनो सवाल आ जाए जीवन में गलत नहीं होगा, महाकश्यप हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? महाकश्यप के समय। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कौन थी बताइएगा बेटा। 60 नंबर सवाल का कौन थी? तो राजगिरी थी बेटा, राजगिरी थी और राजगृह थी, इनमें से थी। तो राजगृह भी आ सकता है और राजगिरी भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्धिक संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इस सवाल के जवाब को पुटअप करिएगा। 61 नंबर सवाल है, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। बसु मित्र थे। देखिए इस वीडियो को सर कैसे मेंशन करेंगे बेटा? कुछ नहीं, आज आप शाम को देख रहे हो, सुबह मेरे बब्बू, मेरे लल्लो, मेरे लल्लिया, मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डो, ये देखिएगा सुबह उठिएगा जब 5 बजे तो एक बार 2 की स्पीड से फिर से भगा भगा के देख लीजिएगा, जिससे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर कल मत देखिएगा, फिर परसों देखिएगा शाम को, परसों शाम को देखिएगा, फिर संडे को आएगा, उसमें तो रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल देख लीजिएगा, यदि कहीं से ना फंस जाए तो आप बताइएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है बेटा? बताइएगा, बुद्ध के उपदेश सबसे ज्यादा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना। त्रिपिटक क्या है बेटा? त्रिपिटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बेटा। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध जी के संग्रहों का। कितने पिटक है नहीं बताएंगे, ये सब सारा कंफ्यूजन नहीं, केवल 3 पिटक है। आ गया दिमाग में तो बता दिए, नहीं तो हम पूरा रोक रखे हैं, पूरा रोक रहे हैं कि आपको कुछ भी ना बताएं, बस एक फॉर्मेशन, एक चीज याद कर लिया जाए, यही बहुत है बेटा। 250-300 याद कर रहे हैं, इतने में देखिएगा आर्ट एंड कल्चर फंसा देंगे। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद, अरे क्षण में बदलते हो तुम, जिंदा रहते हो तुम, जिंदा रहते हो तुम। बताइएगा 64 नंबर, ऑप्शन नंबर ये सही है, बुद्ध है बेटा, बुद्ध जी है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? 65 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। तो वो विनय पिटक है बेटा। कौन सा पिटक है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, सारे सब है। बौद्ध धर्म में त्रिय रत्न कौन सा है? तो त्रिय पिटक ही है बेटा, त्रिय पिटक ही है। 66 नंबर, त्रिय पिटक नहीं बेटा, त्रिय पिटक नहीं है। देखिएगा बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा और संघ हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। वो अब सवाल बहुत घुमा घुमा पूछेगा, बोलेगा निम्नलिखित में से तीनों का नाम न रख के एक कटी रखेगा और हाई सब रख देगा, बोलेगा बताइए कौन है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए सवाल अब रिलेवेंट बनाना शुरू कर दिया। जैन धर्म पे आ जाइए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव देव थे बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। जैन धर्म तीर्थ पारश्वनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बेटा? पारश्वनाथ बताइएगा, पारश्वनाथ किससे संबंधित है? तो पारसनाथ वाराणसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाराणसी। महावीर जब नाम सुनावा, महावीर जब नाम सुनावा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु वीर देव की नाई। महावीर जब नाम सुना, जब महावीरों का नाम सुनाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। 70 का बताइएगा, कुंडग्राम था बेटा। कौन सा था? कुंडग्राम था। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता था तो याद कर लिए। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? बताइएगा। 71 नंबर सवाल, किस नगर में हुई थी बेटा? तो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा भूमि प्रणाली से संबंधित नहीं है तो अस्थायी बंदोबस्त तो है, महलबाड़ी तो है, रैतबाड़ी तो है, दस्तक नहीं हो सकता। 72 नंबर का सी सही है। ठीक है ना। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम में कौन सा था बेटा? ये बताइएगा अंतिम कौन थे? तो वही थे जब नाम सुनावा महावीर, जब हनुमान सुनावा तो महावीर जी हो जाएंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द लिए गए हैं? बताइएगा। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य लिया गया है। ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें से कुछ काट नहीं सकते कि ये बीएड के लिए अलग से तैयार कर लें, यूपी के लिए अलग से, ये अलग, कहीं कुछ नहीं काट सकते। इसको काट दिए आप कटने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। 74 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को एक कैवल कहते थे बेटा, ये भी सवाल आ गया। 75 नंबर सवाल का जब महावीर स्वामी को
किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? 75 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। त्रिजुपालिका होगी बेटा। ये सवाल मैंने 25 सीरीज में करवाया था और उसमें भी ये दिया हुआ था। त्रिरत्नीय सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है वो बताइएगा। 76 नंबर सवाल है, तो यह जैन धर्म से संबंधित। देखिए अब बौद्ध, धर्म, जैन, ईसाई, अब इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं है? लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, सवाल के फॉर्मेशन में आपको बता दिया, याद तो आपको पहले से ही था। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, विश्व प्रलयकारी विश्वास नहीं करता है, तो वह कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं करता है, जिसका नाम है जैन धर्म बेटा। ठीक है ना। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत मतलब किस पे टिका हुआ है, किसको सबसे ज्यादा मानता है वो? 78 नंबर सवाल के जवाब धीरे से दे दीजिए, बगल वाला ना जाने तो ऑप्शन कह देंगे अहिंसा पे टिका हुआ, जो महात्मा गांधी जी का एक सत्र के रूप में। शस्त्र। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? प्रारंभिक वाला बेटा, पहला वाला पूछ रहा है। यदि पहला वाला बताने में असमर्थ हो रहे हैं तो फिर दिक्कत हो रही है, बताइएगा। 79 किस में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। किसमें? पहला वाला अर्धमगधी में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारश्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? 80 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 80 का 80 कर दीजिए, 80 का 80 कर दीजिए, ये हो जाएगा समेध शिखर हो जाएगा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे बेटा। बट जाता है ना, तब उसी की बात कर रहा है। स्थूल भद्र हो जाएंगे बेटा, स्थूल भद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्थूल भद्र हो जाएंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, इस सवाल के जवाब दीजिएगा। कौन था? जामिल था बेटा, जमाली था। जमाली, जामिल नहीं, जमाली था। कौन था? जमाली था बेटा। कौन था? जमाली। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविका के रूप में किया। खैर ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अब एक बार प्रैक्टिस कर ली है तो कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? भैया इसमें तो चूकिएगा मत, कौशाम्बी है। देखिए कौशाम्बी भी है, कुशीनगर भी है, तो भैया कौशाम्बी ही है। दोनों के लिए पूछ रहा है। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? 85 नंबर सवाल के जवाब दीजिए बेटा। 85 नंबर, धड़ाक से जवाब देते रहिएगा। चामुंडा राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, चामुंडा राय ने करवाया था। आप बताइएगा महान धार्मिक घटना महाशस्त्रकाभिषेकक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? 86 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। बाहुबली के नाम पे जानी जाती है। पिक्चर आप लोग देखे होंगे, बाहुबली के नाम पे जानी जाती है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बताइएगा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम सुने होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है समुद्रगुप्त के लेके नाम थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकता था, लेकिन चंद्रगुप्त। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके शासनकाल का? बताइएगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था तो वही था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा बेटा। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णु गुप्त के। चाणक्य तो लिखा ही है, तो क्या जाना जाता? अजय नहीं, देवगंध नहीं, विष्णु गुप्त के नाम से प्राचीन में जाना जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अरे भाई सवाल कहाँ चला गया? अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है बेटा? 90 नंबर सवाल का दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित एक नाटक है, नहीं आत्मकथा है, हाँ हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हो सकता है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, तो बात तो सही है सर। ये लिखा भले अर्थशास्त्र कहा जा रहा है बेटा, अर्थशास्त्र कहा जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों बातों को नहीं, पूरे जितने सब्जेक्टों के सारों को समराइज किया है उन्होंने। पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताइएगा बेटा। 91 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 51 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। कौन हो जाएगा? लकड़ी के महल बने होते थे। किसके बने होते थे? लकड़ी के महल बने होते थे। किसके बने होते थे? लकड़ी के महल। 92 नंबर, देखिए 92 तक पहुंच गए। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। 92 नंबर सवाल, तो बेटा रुद्रमान जूनागढ़ के नाम पर था। किसके था? रुद्रगढ़ जूनागढ़ मान अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम में भी था। ये सवाल पढ़ लिए आप लोगों को, तो रुद्रमान के शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस
को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसी के बाद उसने और भी कार्यक्रम किए थे। सेलुकस को पराजित किया था बेटा, तो 305 ईसा पूर्व किया था। कहाँ किया था? 305 ईसा पूर्व किया था। ठीक है ना? अरे भाई बढ़ क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट में तक कब किया था? 305 ईसा पूर्व किया था। 305 ईसा पूर्व किया था। 94 किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था बेटा? 94 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा तो वह नाम आ जाएगा अशोक जी थे। कौन थे? अशोक जी। क्या? सहिष्णुता, उदारता, करुणा, त्रिविधि था, तो राजधर्म था। देखिए कितना बढ़िया सवाल को मेंशन किया है। तो वो पूछेगा राजधर्म में अशोक ने स्थापित करते हुए त्रिविधि में कौन से शब्द लिए थे? तो ये तीनों याद कर लीजिएगा। अशोक के निम्नलिखित, अशोक बेटा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मिलता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सॉरी, कौन सा हो जाएगा? द्वितीय उल्लेख मिलता है बेटा। किसमें मिलता है? द्वितीय में मिलता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती थी? 96 नंबर सवाल का जवाब दे पाए तो 96 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र होता था। कौन होता था? पाटलिपुत्र होता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था बेटा? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था बेटा। किसने किया था? अशोक ने किया था। चलिए 98 नंबर पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्रेष्ठ स्तूप मानते हैं बेटा? श्रेष्ठ स्तूप के बारे में माना जाता है, बताइएगा। श्रेष्ठ स्तूप के बारे में माना जाता है बेटा, सांची को माना जाता है। कहना है सांची तोरे आंगन के हमरे। ठीक है, सांची को माना जाता है। सांची का स्तूप किसके शासन में बनवाया गया था? देखिए सवाल वहीं से था, फिर से हमने घुमा के ट्विस्ट करवा लिया है। अशोक के शासनकाल में कहा गया है बेटा। ठीक है ना? किसके काल में? अशोक के शासन में। अशोक के शिलालेख से प्रयुक्त भाषा क्या होती थी? मतलब अशोक ने जो शिलालेख बनाया है, क्या प्रयुक्त भाषा होती थी? तो आप लोगों को सबसे पहले तो पता होगा पाली, प्राकृतिक और तो बताया ही गया था। चलिएगा 1 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टीय लिपि में है? सवाल नंबर 101 का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 101 के सवाल का जवाब होगा बेटा शाहबाजीगढ़ होगा बेटा। क्या होगा? शाहबाजीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहबाजीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए बहुत अच्छा, मतलब कह नहीं सकते कितना बढ़िया। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था बेटा? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सवाल का जवाब दीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप था बेटा। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था बेटा। ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे आइए। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किसके नाम से जाने जाता था? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर प्रियदर्शी का नाम से जाना जाता था बेटा। किससे? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम बता दें आप लोगों को, ये वीडियो बनाने में बहुत मशक्कत करना पड़ता है, पीपीटी कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना। तो आप लोग भी इसका, अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किया कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, जितने लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दिया करिए। कमेंट में जरूर लिखा करिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए और आपको यह क्लास कैसे लगा, जरूर मेंशन किया करिए, अन्यथा दिक्कत होती है कि एनालिसिस पॉइंट मश्की था बेटा, माश्की। कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही था, माश्की था। ठीक है ना? चलिए अशोक का रुद्रमदेही स्तंभ संबंधित है बेटा। 5 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? बुद्ध जी के जन्म से। समय कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा? कलिंग युद्ध का विवरण ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख में होता है। कौन सा होता है? 13वें शिलालेख में होता है। कौन सा होता है सर? 13वें शिलालेख में होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सवाल नंबर 109 लगाइए। सवाल नंबर 109 दादा भाई नौरोजी थे बेटा। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़े। मजा आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जबरदस्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। किसका देता है? समुद्रगुप्त के बारे में देता है बेटा। किसको देता है? समुद्रगुप्त के बारे में यह इशारा करता है। किसके बारे में करता है? समुद्रगुप्त के बारे में करता है। आगे आइएगा।
प्रयाग प्रशस्ति किसके सैनिक अभियान के बारे में जानकारी देती है बेटा, बताइएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करिएगा। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समुद्रगुप्त मिल जाएगा। देखिए जहाँ चंद्रगुप्त हो समुद्रगुप्त हो, इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही सब सही हो। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, बताइएगा। सवाल नंबर 112 है बेटा, सवाल नंबर 112 है, सवाल नंबर 112 है। तो क्या आ जाएगा बेटा सवाल नंबर 112 का? महेंद्र हो जाएंगे बेटा। कौन हो जाएंगे? महेंद्र हो जाएंगे। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था बेटा? किसने किया था? हूणों पर विजय प्राप्त किया था। थोड़ा सा मैं एक डोर खोल के आ रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा, क्योंकि बहुत भयानक गर्मी चल रही है। चलिए वो भी सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो गया। चलिए गुड, शाबाश। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? निम्नलिखित में से कौन था बेटा? निम्नलिखित में से गुप्त शासन ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था, किसने किया था? 113 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आप लोगों को यह मजा तो आता है, मजा भी ले पाते हैं। यह वीडियो बनाने में और इसको रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद इसको अपलोड करने के लिए तो आप लोगों को पता है विदाउट डाटा का तो ये अपलोड नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है सर, ये सीधा सीधा बताइए। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और गुरुजी के दक्षिणा में सब्सक्राइबर करवाते रहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। चलिए 113 नंबर सवाल लगा दिए होंगे, बहुत अच्छा। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे माना? देखिए ये सवाल आप लोगों को ऐसे याद नहीं होता, लेकिन याद अब अच्छी तरीके से हो जाएगा। शक विजेता किसे माना जाता है, इस सवाल के जवाब दीजिए बेटा। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? बहुत अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। दे गए होंगे तो आप लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, न कि प्रथम को माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को अभी आ जाएगा। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, बताइएगा। भू राजस्व से संबंधित है, सवाल नंबर 115 का है। तो यह किससे संबंधित है? टॉमस मुनरो तो रैतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था बेटा? तो बताइएगा। ताम्रलिप्ति था। ये सब नाम तो आप लोगों को किसी नोट्स में मिलता नहीं है, यदि यहाँ मिला है तो जरूर वीडियो को जो 4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। लेकिन इससे बाहर यदि इस अध्याय से सवाल उठे तो नहीं बनाता नहीं है कोई, क्योंकि अमूमन वही सवाल बनाए जाते हैं जो ट्रेडिशनल तो होते हैं लेकिन ट्रेंड में भी रहते हैं। अब जौने मन नहीं कर देगा कि वहाँ का राजा मुरई खाता था, तो बताइए कितनी मुरई खाता था, ऐसे भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ठीक है ना। चलिए 117 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 117 नंबर सवाल का छप हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? छप हो जाएगा। कालिदास किसके शासनकाल में आए थे? कालिदास किसके शासनकाल में आए थे, इसका जवाब दीजिएगा। कालिदास किसके शासनकाल में आए थे बेटा? बहुत अच्छा सवाल। कालिदास किसके शासनकाल में आए थे? बहुत बहुत गुड, शाबाश। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे बेटा। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक नाम आप लोगों को याद आ जाए तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, आप लगाने में भी समर्थन होंगे। चलिएगा। राजा राम मोहन राय थे बेटा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ मिलता है? साक्ष्य कहाँ मिलता है? 121 नंबर एरड़ में मिलता है। देखिए ये सब सवाले कहीं नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये सब सवाले एग्जाम हॉल में जरूर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सर? एग्जाम हॉल में मिलेगा, नोट्स में जल्दी नहीं मिलता है, कहीं भी कोई मेंशन नहीं करवाता। लगता है उनको छोटी छोटी चीजें, लेकिन देखिए पूछने का तरीका देखिए। गुप्त संबंध की स्थापना किसने किया था बेटा? 22 नंबर सवाल तो यह देखिएगा फर्स्ट ने किया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। नगरों का क्रमिक पतन किसके काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी बेटा? बताइएगा। 123 नंबर सवाल के जवाब। 123 नंबर सवाल का जवाब यदि आप दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिएगा गुप्त काल के शासन काल में यह बात समझ में आती है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था बेटा? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अनुदान दिया था, तो लिख लीजिएगा गुप्त वंश था बेटा। वो कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या होती थी? बताइएगा। 126 नंबर सवाल के जवाब क्या होती थी बेटा? जल्दी बताइएगा। कुछ नहीं होती थी, उपज का 6वां भाग लेते थे। क्या लेते थे? उपज का 6वां भाग लेते थे और कुछ भी नहीं लेते थे। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, देख लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है। या आप लोगों को डायरेक्ट या क्वेश्चन टकराता है एग्जाम में, और ये सब कोई टीचर बनाना भी नहीं चाहता है, और इतना बड़ा हडल कौन लेगा
तो ये भी देना भी नहीं चाहता है। तो 2-4 सवाल लाए, बस झमाझम मारे, कार्यक्रम समाप्त हुआ। 27 नंबर यह जमींदारों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जमींदारों के द्वारा किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइएगा। हर्षचरित का बेटा तो बाणभट्ट हो जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए खींच रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बस पूछ तो रहा है यही कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका क्या मुद्दा था? लॉर्ड कर्जन था बेटा। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था सर जी? लॉर्ड कर्जन था बेटा। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आगे बढ़े, लॉर्ड कर्जन था। अब लगाइएगा 130 नंबर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किया था बेटा? थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर सी बताएंगे बेटा। कौन बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज की तरफ किया था। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। किसने? हर्षवर्धन ने। किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। चले आगे बढ़े, 131 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसका हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग बेटा। कन्नौज और प्रयाग, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित वो स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था बेटा। 132 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। यह हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, प्रयाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर? प्रयाग हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित शासकों में से किसके हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है भाई। ऐसा घुमा के पूछ देना तो थोड़ा सा दिमाग ब्रेक ले लेता है कि सही है या गलत है, ऐसा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा बेटा पुलकेशियन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलकेशियन द्वितीय था बेटा। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय था। अब ये बताइए किसके शासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? और हाँ, प्रारंभ किया गया था, ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसको बताइएगा। 134 नंबर सवाल के बारे में जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है। 130 134 सवाल के जवाब दीजिए। 134 सवाल के जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस था बेटा। कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? 135 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। हैन सांग तो भारत कब आया था? भारत कब आया था बताइएगा बेटा। 135 नंबर सवाल के जवाब धड़ाक से टाइप कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सम्राट हर्ष के बेटा, सम्राट हर्ष के लिए आया था। ठीक है, चलिए। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है बेटा? बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय था बेटा। ये तो आप लोगों को गेस मारने वाले मारते। नालंदा विश्वविद्यालय में था। तक्षशिला और लतोथाने। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? सवाल यही पूछ रहा है। 137 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से दीजिएगा, ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ज्यादा सुझाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 139 महावीर महाकाय के चौहान का नाम बताइएगा बेटा। महावीर काव्य चौहान को बताया गया था। तो 139 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सूर्यवंशी होगा बेटा। कौन होगा? सूर्यवंशी होगा। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। अल्लाह उर्दल संबंधित थे बेटा। अल्लाह उर्दल संबंधित थे। अल्लाह उर्दल संबंधित थे। जल्दी बताइए इस सवाल के जवाब। अल्लाह उदल संबंधित था बेटा। बताइएगा किससे संबंधित है? ये हो जाएगा महोबा बेटा। महोबा का पान खा के मुँहवा लाल कैले हैं गजरी, लेकिन अपन दिमाग कैले हैं लम्बा। चलिए, पृथ्वी रासों के लेखक कौन थे बेटा? बताइएगा। पृथ्वी रासों के लेखक कल्हड़ साहब भी हो सकते हैं। पृथ्वी रासों का कौन थे? तो कल्हड़ थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेजाक भुक्त प्राचीन नाम था। बताइएगा बेटा। बहुत अच्छा है जेजाकू बेटा। जेजाकू पर 142 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 142 नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मालवा हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। कौन हो जाएगा सर? मालवा। कौन हो जाएगा? मालवा हो जाएगा। आगे बढ़े।
दंगदेव किस वंश के शासक थे बेटा? 143 दंगदेव किसके शासन काल के थे? दंगदेव किसके शासन? जेजाभुक्त के चंदेल बेटा, जेजाभुक्त ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चित्तौड़ के तिरुभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? बनवाया बेटा, बनवाया कह रहा हूँ। 144 नंबर सवाल का परमार राजा भोज के द्वारा, ठीक है ना बेटा? किसके द्वारा? परमार राजा भोज के द्वारा। ये टेस्ट है, देख लीजिएगा कितना बढ़िया नंबर ला रहे हैं। महानतम प्रतिहार राजा था बेटा, बताइएगा। महानतम प्रतिहार राजा था, महानतम प्रतिहार राजा था मिहिरी भोज था बेटा। कौन था? मिहिरी भोज था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुज्जर प्रतिहार शासकों में किसकी अवधि आदि वराह थी बेटा? आदि वराह थी, बताइएगा। 146 नंबर सवाल के जवाब। आदि वराह थी बेटा, कौन सी थी? आदि वराह थी। और आदि वराह थी बेटा, कौन था? अरे भाई क्या दिक्कत आ रही। हाँ, इसका भी बता दिया था। आदि वराह थी बेटा, कौन थी? अधिबराय थी। तो अधिबराय का क्या हो जाएगा? मिहिर भोज हो जाएगा बेटा। ये सवाल यही था। निम्नलिखित में कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंशों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन थी बेटा? जल्दी बताइए। 147 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 147 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 147 नंबर 147 नंबर सवाल का जवाब दिए। बड़ी भयंकर नींद आ रही है, लेकिन चल रहे हैं। भरतंत्र भट्ट आता है। चलिए, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने? नागभट्टम प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नागपट्टनम प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है बेटा? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। 149 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। हाँ, 149 नंबर सवाल है। 149 नंबर बताइएगा। चोल हो जाएगा बेटा, चोल। कौन हो जाएगा? चोल हो जाएगा, चोल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी बेटा। ब्रह्म समाज की स्थापना। 150 नंबर सवाल के जवाब जल्दी से पुट ऑफ कर दीजिए, जिससे बेहतर तरीके से चला जा सके। चलिए, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1828 में हो गया था। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिससे आपको भी खुशहाली आती रहे। आगे बढ़िए। राजा भोज के शासन, राजा भोज ने शासन किया था बेटा, ये पूछ रहा है। राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? तो राजा भोज ने शासन किया था तो धार में बेटा। कहाँ किया था? धार में किया था। कहाँ पे किया था? धार में किया था। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक चलिए लगाइए सवाल नंबर 152 बेटा। 152 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर भोज हो जाएगा। ये सवाल अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? प्रथम संस्था कौन थी बताइएगा? आत्मीय सभा थी बेटा। ये 1815 में था। छोड़िए, नहीं बताने वाला है। दीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक एतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? एतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा भाग, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता? लाख बख्त गए, लाख बख्त गए। ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? 56 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी। कहाँ पे थी? लाहौर में थी बेटा। कहाँ पे थी? लाहौर में विराजमान थी और पूरा मजा ले रही थी, ये कपड़ा बेच बेच के। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? 57 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं हम लोग। जब मेहनत कर रहे हैं तो खत्म होना ही है, जब पढ़ रहे हैं तो एक दिन खत्म होना ही होना है। बताइए बेटा। 73 नंबर 157 नंबर सवाल के जवाब दीजिए।
157 नंबर सवाल की जवाब दीजिए बेटा। 157 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 157 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। इल्तुतमिश हो जाएगा बेटा, कुछ काम कर रहे थे, इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम क्या नाम है? मुस्लिम दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था बताइएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था बेटा? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 59 नंबर सवाल के जवाब दीजिए बेटा। कौन सा सवाल है? 159 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। कितना नंबर? 159 नंबर। ऑप्शन नंबर रजिया सुल्तान हो जाएगी बेटा। कौन हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकी थी? सबसे पहले शासकी कौन थी बेटा बताइए। 59 नंबर वो है कि हाँ, चलिए गुड, शाबाश, 59 नंबर ही है। चलिए चलिए जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर 1 रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान हो जाएगा। लगा देने तो कुछ लोग कहते हैं लगा ही नहीं सकती। रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया बेगम की सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है बेटा ये बताए। 160 नंबर तुर्कों का है बेटा। किसका है? तुर्कों का है। किसका है? तुर्कों का है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाए कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाए कि उसने रक्त और लोहा की नीति अपनाई है? 161 नंबर सवाल के जवाब दे देते तो हाँ? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो अब सही हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़े। बढ़िए बेटा। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलवंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोजा का आरंभ। देखिए ये सवाल पहले भी पूछा हुआ था, अभी तक मुझे याद है। 162 नंबर सवाल के जवाब दीजिए तो यह बलवंत हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? बलवंत हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूम बेटा, खलीसा भूम का पैमाना विकसित किया गया था बेटा? खलीसा भूम का पैमाना अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बाजार सुधार लागू किया था बेटा। बाजार सुधार लागू किया था तो वह नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, ठीक है ना। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? 65 नंबर का अलाउद्दीन खिलजी होगा। कौन होगा सर? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। गाजी मालिक बेटा, गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था? 166 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 166 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है बेटा? सबसे ज्यादा समय तक राज किसने किया है? इस सवाल के जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा राज किसने किया है? तो तुगलक वंश ने किया है। किसने किया है? तुगलक वंश ने किया। दिल्ली में सल्तनत का सर्वाधिक विद्यमान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितीय एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था बेटा बताइएगा। 68 नंबर सवाल के जवाब, तो उसका नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक था बेटा। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरे एक कोहिया एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? चलिए बहुत अच्छा चल रहा है अभी क्लास, बीच में मजे लीजिएगा। 169 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक था बेटा। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी गलती को स्वीकारते हुए मैं बता दूं, मैं सोया हुआ नहीं था तो मुझे नींद आ रही थी। जो जितना टाइम मैंने आप लोगों के बीच में ब्रेक किया था वो पावर नैप लेके मैं आपके क्लास को कंटिन्यू कर दिया। बस मेरा नींद पूरी हो गई। देखिए उसके बीच में लय धुन तरीका था, बस मैं सवाल को लेके चल रहा था और अपनी नींद को मैंने पूरा कर लिया, पावर नैप ले लिया। अभी देखिए आवाज़ बदल गया, फिर से उतने फास्ट हम हो चुके हैं। बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी इंपॉर्टेंट इतना ही होना चाहिए। जब गुरुजी आपके इस तरह से नाप कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। 70 का बताइएगा बेटा। 70 का दौलताबाद हो जाएगा, क्योंकि चीन में देखते हो ना कम्फू वम्फू के कोच कैसे होते हैं, तो वैसे बच्चे को बनाने के लिए दर्द लेना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? देखिए सवाल कितना बढ़िया। 171 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। उसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। कौन होगा बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब इबन बतूता भारत के किस शासन काल में आया था बेटा? इबन बतूता। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी टाइप करते चलिए, अभी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बहुत बार आ रहा है, तो कभी गैस उस मारना हो तो लगा दीजिएगा मिस्र के बाजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बसा हुआ है?
बताइएगा 173 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर लोदी हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? लोदी, सिकंदर लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था बेटा? बताइएगा। पानीपत का मध्य युद्ध क्यों हुआ था? तो बताइएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2, उसकी सैन्य कुशलता बहुत ज्यादा थी, इसके पास बमबारमेंट बड़ी कुशल थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पहली बार तोपों का उपयोग पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसी कारण था अकबर सिकंदर। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? अब बताइए 177 नंबर सवाल तो वही आ जाएगा। घुमा फिरा के आपको कितने सवाल पूछे जा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस हो चुका है। तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बहुत अच्छा सवाल है ये तो। तुजूक ए बाबरी बेटा, तुजूक ए बाबरी तो किस में लिखा जाएगा? तुजूक ए बाबरी उस समय तुर्की, देखिएगा अरबी में लिखा गया है, लेकिन यदि मुस्लिम वर्ग से नहीं फारसी उर्सी से संबंधित है तो ये तुर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासक में कौन सी उच्च शिक्षित था बेटा? बताइएगा जल्दी बताइएगा। 79 नंबर शेरशाह सूरी था बेटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ष 1857, जंप करवाए हैं, थोड़ा सा दिमाग के एनालिसिस को चेक किया हमने। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? और ये मानो कि नहीं बरेली का भी पूछ चुका है सब। बताइएगा सवाल का कौन था? नाना साहब थे। बरेली के कौन थे? नाना साहब थे बेटा, नाना साहब। शेरशाह, देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ था? उसे दिमाग में उलझन के लिए है वो। चलिएगा बताइए मकबरा कहाँ है? सासाराम में है बेटा, सासाराम मऊ में है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले कहाँ हुआ था बेटा? जल्दी बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था बेटा? तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कर समाप्त कर दिया था, बोला भैया जाइए घूम घाम के आइए, कोई मस्ती करिए, मजा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता अकबर। अकबर बहुत अच्छा शासन काल को। दीन ए इलाही का प्रचार किसके शासन ने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। दीन ए इलाही तो बहुत अच्छा, यही उपाधि किसको दिया गया था? तो ये अकबर कहता है कि देते हैं। चलिए सिर के सुलेह बेटा, सुलेह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलेह ए कुल बेटा क्या है? सुलेह ए कुल का उपाधि किसके द्वारा था? तो बताइएगा अकबर के द्वारा था। किसके द्वारा था? अकबर के, जिसके शासनकाल में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले थे। मैंने इसका सवाल इस पीपीटी में डेली सीरीज का जो ये नया पैटर्न था, रोजाना इतना होगा नहीं, इतना रोजाना नहीं होगा, एक बीच बीच में एक आध ऐसा कुक लेकर आएंगे जो अकॉर्डिंगली एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट पे रहेगा। अब जैसे अगले वीक करवाएंगे तो मॉडर्न इंडिया से करेंगे, लेके कब आएंगे? टीपू सुल्तान से लेके जाएंगे 1947 तक, तो बनेगा 350-400 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग बम्प कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए फायदा। फिर से ऐसे जियोग्राफिक उठाएंगे, क्योंकि एग्जाम अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना नजदीक नहीं है जिससे आपको बराबर उसी का पेपर करवाएं। जब नजदीक आ जाएगा तो उसका पेपर करवाने लगेंगे, नहीं तो इस सीरीज से जब याद करेंगे, एक तो हमारा याद करने का परिक्रमा रहेगा और एक सेक्टर वाइज पता हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। 87 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। शाहजहां नहीं बेटा, जहांगीर हो जाएगा। और ये सिंह अस्पा प्रथा को किसने शुरू किया था? इन्होंने ही शुरू किया था। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई थी बेटा? 88 वाले सवाल का जवाब दीजिएगा, तो वह जहांगीर हो जाएगा। देखिए जहांगीर से अभी अकबर चला, मोहम्मद बिन तुगलक चला, अब ये चल रहे हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? तो 89 सवाल का जवाब भी दिएगा, जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जन्म मृत्यु दर, उसके लड़का का नाम, उसके पत्नी का क्या नाम है, ये सब अब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये सब सवाल इस ट्रेंड में आ रहे हैं। अजमदौलौदा मकबरा आगरा के किसने बनवाया था बेटा? 190 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 190 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी तक हैंडल किया है, गुड शाबाश, बहुत अच्छा, कीप इट अप, लगे हुए हो। ऑप्शन नंबर नूर जहां थी बेटा। कौन थी? नूर जहां बेगम। कहते हैं ना भैया नूर जहां बेगम हो क्या तुम। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया था, तो बेटा देखिए शाहजहां का नाम आ जाएगा। शाहजहां तुम्ही जहां। उपनिषद की फारसी में अनुवाद किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में कराया गया था बेटा? बताइएगा। शाहजहां हो जाएगा। देखिए जहांगीर, अकबर, शाहजहां, तुगलक, फिर कितने अच्छे हमने मेंशन हुआ है, ये आप मानोगे नहीं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा शाहजहां को किसके उपहार में दिया गया था? तो बताइएगा। 93 नंबर सवाल, तो ये मीरा बेटा, मीरा जुमला होंगी। कौन होंगे? मीरा जुमला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। किस मुगल बादशाह ने वलवन द्वारा प्रारंभ किया गया
दरबारी रिवाज सिजता बेटा, सिजता 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 समाप्त कर दिया गया था। बताइएगा सिजता किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो आप लोगों को तो पता ही, अभी शाहजहां ही चल रहे थे तो शाहजहां के द्वारा हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राजा अभिषेक किया गया था। 95 नंबर सवाल, 195 नंबर। तो वह नाम हो जाएगा बेटा औरंगजेब का नाम होगा। कौन सा होगा? औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऐसा सवाल पूछा, एकदम डिट्टो यही सवाल पूछे गए हैं। और जो भी नेक्स्ट एग्जाम हो रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला लीजिएगा, 100 में बेटा 100% सवाल एकदम ऐसा पेस्ट टू पेस्ट हो रहा है। यदि ये देख लेंगे तो आप खुद ब खुद आश्चर्यजनक नहीं हो जाएंगे, बड़ा कॉन्फिडेंशनली क्लियर हो जाएगा कि और भी सब्जेक्ट इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। तो औरंगजेब हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? औरंगजेब। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन सा होता था? मुगल के शासन काल में सेना का प्रधान कौन होता था बेटा? सेना का प्रधान ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी होता था। बख्शी है बेटा, बख्शी, मीर बख्शी। देखिएगा मीर बख्शी हो जाएगा। मुगल कालीन भारत में राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? आधा तो लूटपाट अभी मारोगे आप लोग, लेकिन लूटपाट ही नहीं, भू राजस्व था बेटा। कौन सा था? भू राजस्व था। ठीक है ना। शिवाजी ने मुगल को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगल को किस युद्ध में हराया था? तो वह लिख लीजिएगा सलराहा का था बेटा। क्या ना? सलहार का युद्ध था। ठीक है। वह कौन सा सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1669 में 59 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था बेटा? 200 सवाल पे हम आपको पहुंचा दिए। बहुत अच्छा, अफजल खां हो जाएगा। जबरदस्त ताली बजाइए, पहले जबरदस्त ताली एक बार बजाइए। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास का फीडबैक कैसा रहा, शेयर जरूर कर दीजिए। आज एक सब्सक्राइबर आपके नाम पे बढ़ जाना चाहिए। 200 सवाल आप लोगों ने इतना बढ़िया से हैंडल किया है, जिसके दियरा भाग भाग तुम लोगों का खुद हो रहा होगा। 201 नंबर सवाल को हैंडल करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैदी को भगाने के समय नगर में कैद था, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा का जगह हो जाएगा बेटा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? शिवाजी की राजधानी सातारा नहीं, रायगढ़ में थी। गुड, शाबाश, रायगढ़ में थी बेटा। कहाँ पे थी? रायगढ़ में थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजा अभिषेक कहाँ पर हुआ था बेटा? राजा अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो बताइएगा कोल्हापुर में हुआ था बेटा। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में हुआ। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो बताइएगा शिवाजी के गुरु का क्या नाम था बेटा? शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास था। ठीक है ना। अष्टप्रधान की मंत्री परिषद की थी बेटा। बताइएगा अष्टप्रधान मंत्री परिषद, ये मैंने बताया हुआ है आपको डेली सीरीज में। देखिए वहां से भी सवाल आपके बहुत सारे, मतलब यदि इस कोर पॉइंट से सवाल यदि कोई उठा है तो ये सवाल डिट्टो एकदम क्लियरिटी यही सवाल लगे थे बेटा। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? 205 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा धड़ाक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 मंत्रियों के नाम, पेशवा उशवा का नाम मैंने बताया। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था बेटा? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आप लोगों को अभी अभी सवाल लगाए हैं तो समझ में आ जाना चाहिए, शिवाजी ने किया था। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? देखिए वही अष्टप्रधान, अष्ट में से ही आ गया बेटा। शिवाजी को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा था। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसके सरल कारागार पर बनाया गया था बेटा? जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दिए। बालाजी विश्वनाथ जी के, बालाजी विश्वनाथ के नाम पे दिया गया था। बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था बेटा? औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा के नेतृत्व किसके हाथों में था? 209 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी ताराबाई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी बेटा? ऑप्शन नंबर डी ताराबाई। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है बेटा? सरजामी 210 नंबर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। सरजामी बेटा ऑप्शन नंबर ए, मराठा से चल रहा था बात तो मराठा ही होगा। भू राजस्व प्रथा है। ठीक है ना। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? 211 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। किस नाम से जाना जाता था? तो बेटा चौथ के नाम से जाना जाता था। देख लीजिएगा क्या कहा जाता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। करवा चौथ नहीं है, और चौथ जो हो जाता है वो भी नहीं है। 12 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। 12 नंबर सवाल के जवाब बताइए, क्या आ जाएगा 12 नंबर का? पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित से मराठों को हराया था। बताइए कौन किसने हराया था पानीपत में? जल्दी बताइए तो सवाल आगे बढ़ेगा। अफगानों ने हराया था। ठीक है ना। किसने हराया था? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध का युद्ध लड़ा गया था? बताइएगा 13 नंबर। पानीपत का तीसरा युद्ध तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। एक बार सवाल देख लीजिएगा भाई, पोज करके भी देख लिया करिएगा, रोक के देख लीजिएगा, क्लियर करके देख लिया करिएगा।
अब थोड़ा सा स्पीड रखें। निम्नलिखित में से कौन से एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर था, बताइएगा। अंतिम गवर्नर की बात कर रहा है बंगाल में। जब आगे चलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको मुर्शिद कुली खां हो जाएगा बेटा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसके भारत ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया था, तो बताइएगा। 215 नंबर। देखो पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए, एकदम 100% वहां तक ला के आपको लठ गड़वा दिए हैं कि कहां तक आ जाएंगे। तो बेटा प्लासी का हो जाएगा। वास्तविक रूप से इन्होंने बक्सर के युद्ध में जंप किया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, देखिए सवाल आ गया धड़ाक से। प्लासी के युद्ध का लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला, देखिएगा सिराजुद्दौला लॉर्ड करावी द्वारा परास्त हुआ था बेटा, कौन से युद्ध में हुआ था, सिराजुद्दौला लॉर्ड। अब ये पूछ रहा है किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आप अभी ऊपर सवाल लगाए, यदि आपका दिमाग क्लिक कर जाए तो लगा लीजिएगा प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा कर रहा है। इस तरह से भी आप भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था बेटा। 18 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। 18 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लावी हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लावी। प्लासी के युद्ध का मैदान कहां पर स्थित है, प्लासी के युद्ध का मैदान कहां पर स्थित है। 2022 या 21 में डायरेक्ट यही सवाल है, SSGD में पूछा हुआ एकदम। तो वह पश्चिम बंगाल में है बेटा। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को हस्तांतरित किया था, 220 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। किसने हस्तांतरित किया था बेटा, किसने हस्तांतरित किया था। बहुत अच्छी तरीके से जवाब यह दे पाए तो मीर कासिम था बेटा, मुंगेर मीर कासिम था। मीर जाफर मीर कासिम यही थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था बेटा, 221 नंबर सवाल के जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे पाए, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहा करिए। अभी लोग जितने लोग लाइक नहीं किए, जबरदस्त तरीके से लाइक कर दिए। इस वीडियो को कब कब देखना तो आप लोगों को बताए। आज तो शाम को देख ही रहे हो, सुबह उठते ही तुरंत देख लिया करिएगा, फिर इसको 2 दिन के बाद देख लीजिएगा, फिर संडे को रिवीजन मूड में डाल दीजिएगा। सवाल सारे याद हो जाएंगे, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बेटा बक्सर का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक। अभी ऊपर बताए थे, देखिए सवाल में आ गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने में प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। बहुत गजब सवाल है भाई साहब, ये तो PCS UCS में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बेगम हजरत महल थी बेटा। कौन थी वो, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत। निम्नलिखित में से किस शासक के ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी प्रदान की गई थी, बताइएगा। 224 नंबर सवाल तक हम आपको पहुंच चुके हैं और पहुंचा भी चुके हैं। तो वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय था बेटा। कौन था वो, शाह आलम द्वितीय था। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी बेटा, ठीक है ना, बताइए। 25 नंबर सवाल के जवाब बताइए, किसने प्रदान किया था, तो मुगल ने प्रदान किया था। किसने किया था बेटा, मुगल सम्राट ने। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था। देखिए कितना बढ़िया सवाल है भाई, मानना पड़ेगा यार, गजब सवाल है। तो मराठों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। किसने किया था, मराठों ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजय किसने लिया था बेटा, बताइएगा। 1766 27 नंबर सवाल का बताइएगा। तो हैदर अली का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हैदर अली का नाम सुना होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुबल गवर्नमेंट बेटा किसको समाप्त किया था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, नहीं वारेन हेस्टिंग हो जाएगा बेटा, वारेन हेस्टिंग। लागू किसने किया था, तो कलावी नहीं किया था। बढ़िए आगे। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी बेटा, सती प्रथा पर पाबंदी सबसे पहले किसने लगाई थी, तो आप लोगों को पता ही है, विलियम बेंटिंग था। बस घुमा के पूछा जा रहा है आपसे सवाल है जो नए ट्रेंड में चले। ये नया सीरीज है, नए तरीके के सवाल कैसे बन रहे हैं, अब इस तरह के सवाल बन रहे हैं। जो पहले पुराने परंपराओं के सवाल थे, अब आज नए रेस में हो रहे हैं। जो इसके बीच में सवाल पूछे गए थे 20 साल के अंदर, उन सवालों को बिल्कुल ट्रेडिशनल रूप से हटा दिया गया। अब पूछे जा रहे हैं 2000 के पहले के सवाल किस किस तरीके से पूछे गए थे, घुमा घुमा के उस तरह से 2030 में पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा 230 नंबर सवाल का जवाब क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग भूल चुके हैं, नया ट्रेंड था, इसको भुलाएंगे। फिर 20-25-30 साल के बाद जो आप लोगों का ये ट्रेंड समाप्त हो रहा है, इसको फिर 20-25-30 साल के बाद रिपीट करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग होगा बेटा। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग था बेटा। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था उस समय 2000। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरण करने का कार्यक्रम देखिएगा कब था, बंगाल विभाजन के समय की बात की जा रही है। इससे पहले भी सवाल लगाए थे आप लोग, तो वो था लॉर्ड हार्डिंग था। देखिए सवाल बिल्कुल बाय डिफॉल्ट आपके सवाल में मिल गया है। ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी, तो आप लोगों को सबसे अच्छा पता होगा, वो टीपू सुल्तान रहता था। कौन रहता था बेटा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, देखिए यहाँ तक मैंने आप लोगों को बिल्कुल थंबनेल में लिख के दिया था, अब वहां पे हम पहुंच चुके हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बेटा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था,
33 नंबर सवाल का जवाब दे देगा तो वो मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का था। आधा लोग हैदराबाद मार देंगे, विजयनगर भी उधर है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों किससे पराजित किया था बेटा? सेरिंगपट्टनम बेटा, सेरीपट्टनम। 34 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा तो टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। किसको किया गया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। किसको किया गया था? टीपू सुल्तान को किया गया था बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन बस एक रिवीजन मोड में डाल लीजिए, कंफर्म हो जाइए। कंफर्म होने से बढ़िया है कंफर्म हो जाइए। बहुत 1800। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? 36 पे आ जाइए। सिविल सेवा सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में प्रस्तावित की गई थी? तो सबसे ज्यादा किसके काल में शासन प्रवास? लॉर्ड कॉर्नवालिस का होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को। ब्रिटिश साम्राज्य के अवध का विलय किसने किया था बेटा? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किसने किया था? कब किया गया था? ऐसे भी किया जा सकता है, बताइएगा कब किया गया था? 1856 में किया गया था। कब किया गया था? 1856 के बाद वही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बस आपको एक बार आगे बढ़ाए हैं, फिर अभी पीछे से ही जाएंगे हम, इससे परेशान मत रहिएगा। यहाँ पहुंच गए क्या? नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे। बस एक एक सवाल, दो सवाल बीच में जंप करवा के आपके दिमाग को एनालिसिस को चेक करा जाता रहता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में बेटा, आधुनिक भारत के इतिहास में आपके किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए लिखावट देखिए कितना मस्त होते जा रहा है, अभी खींचने का तरीका भी। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय कौन था? तो मैंने बताया तो था आप लोगों को, यदि नहीं जानकारी थी तो जानकारी हो जानी चाहिए थी, तो अच्छी बात है, करजन साहब थे। ठीक है ना बेटा, करजन था। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो 240 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा। महलवाड़ी शासन प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो आप बताइए, जल्दी करिए। महलवाड़ी शासन प्रणाली तो यह उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों से प्लीज बाय रिक्वेस्ट है कि जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। दूसरी बात है, ये बिल्कुल सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो लोग आप एग्जाम दे रहे हो बेटा, तो क्वेश्चन फॉर्मेशन तो आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा। क्वेश्चन फॉर्मेशन बिल्कुल सेम टू सेम इसी पे आ रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात है, कमेंट शेयर जबरदस्त करिएगा, कमेंट शेयर जबरदस्त करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का यदि इंतजार होगा तो थंबनेल में वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा सर नेक्स्ट इसके आगे वाली वीडियो को आप लोग बना दीजिए, जिससे हमारा आधुनिक भारत इतिहास से जो को भी सवाल फंसे तो पूरा हम डिक्टो करवा देंगे। रिक्वायरमेंट इस तरह से रहा तो आप लोगों का पूरा किया जाएगा, अन्यथा ब्रेक कर देंगे। क्योंकि जब आप ही लोगों को पसंद नहीं है तो फिर बेबी को बेज पसंद नहीं है तो फिर किस लिए लाएंगे? कसम है अपने उसका, किसका? अपने उसका और उसके। ठीक है ना, उसके और उसका कसम है। वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। वीडियो अब की बार यूट्यूब पे छा जाना चाहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लेते रहिएगा। अगले चीज का इंतजार करते रहे। लव यू, टेक केयर, बाय।